आइए अब हम प्रोबेबिलिटी के स्टडी प्लान को समझ लेते हैं। टॉपिक में क्लास 12 के स्टूडेंट्स टॉपिक में एक्सेल करने के लिए आपको स्टार्ट जो करना होगा क्लास 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा लगता है कि यार जब हम 12th में पढ़ रहे हैं तो 11th का क्यों करेंगे प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं कि बिना क्लास के 11th के रिविजन के आप इस टॉपिक में महारत हासिल नहीं कर सकते। छोटा सा रिवीजन है, एक बार कर डालिए, एक अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा आपको, ताकि आप इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चंस को जितना लिमिट दिया होता है, जितना टाइम दिया होता है, उसी टाइम के अंदर अंदर आप उसे ख़त्म कर सकें। जब मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ 11th में, तो जल्दी जल्दी आप लोग सैम्पल स्पेस जो है उसको रिवाइज़ कर लेंगे। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के कोई भी दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें 11th क्लास की एनसीईआरटी के। हालांकि ये सब बातें भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं, आप ज़रूर देख लेना। और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं टॉपिक से रिलेटेड, सब टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हमने सबके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो आप इस स्टडी प्लान को बहुत अच्छे से समझना। सैम्पल स्पेस करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आप एडिशन थ्योरम पे काम करने वाले हैं। अब एडिशन थ्योरम क्या है, आइए मैं उसको लिख देता हूँ। हमारे पास जब आपने सेट्स करा होगा तो भी आपने ये चीज़ें करी होंगी। इस तरह से करना है एडिशन थ्योरम को। और अगर इवेंट्स जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इन केस ऑफ एमई इवेंट्स, मतलब एमई का मतलब समझ लें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो यहाँ जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, जिससे कि जो फॉर्मूला है वो ए यूनियन बी जो है वो क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स करने के बाद आप एग्जॉस्टिव इवेंट्स करोगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो है उससे घबराइए मत। जब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, यानी मान लो जितने भी इवेंट्स हैं ए यूनियन बी यूनियन सी और जितने भी इवेंट्स हैं, अगर उन सब की प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है तो हम इनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल देते हैं। और फाइनली फिर MEEE पर कुछ क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जिसका मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपका क्लास 11th का रिवीजन हो जाएगा। यानी मैं ये मानता हूँ कि पहला पार्ट जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्लास 12th पर, और दूसरे पॉइंट पे मैं बढ़ूंगा आगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर। कुछ बच्चों को ऐसे नाम भी नहीं पता होते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को हमने मेनली दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करा हुआ है। हमने से मतलब एनसीईआरटी ने भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, और ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरा है डिपेंडेंट इवेंट्स। अब जहां तक इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात है, आपने करे होंगे क्वेश्चन कि हाँ भाई ए एंड बी आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो बताओ जी दोनों में से एक सेलेक्ट हो जाता है, या ए बी एंड सी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हैं और आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसके अलावा ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, इन पर भी क्वेश्चन जो है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और जहां तक डिपेंडेंट इवेंट्स की बात है, वो क्लास 11th में भी आपने थोड़ा सा करा हुआ है। मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है वो जरूर खत्म कर लेना क्लास 11th की एनसीईआरटी की। मैं यहां पर बात करूंगा कार्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ग्रुप्स, कि हाँ भाई 3 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो आपको 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो बताइए 3 में से जो एग्जैक्टली जो हैं वो 2 गर्ल्स हैं या 2 बॉयज़ हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा आपने ज़रूर सुना होगा 2 फ्यूज बल्ब्स आर मिक्सड विद 10 गुड वंस। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो
बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मिलाकर आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की नॉलेज आ जाएगी, और फिर इनको लेकर आप आगे बढ़ोगे उस टॉपिक पर जिस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। टॉपिक का जो कैलकुलेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। कैलकुलेशन आप देखें तो 1 या 2 लाइन के अंदर सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, और वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ध्यान से करिएगा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लोजली रिलेटेड है डिपेंडेंट इवेंट्स के पास। ये डिपेंडेंट इवेंट से क्रिएटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें करनी होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसी भी कंडीशन पर आकर अपनी प्रोबेबिलिटी बदलते नहीं हैं। तो आइए एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। ए कंडीशन बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी दिया हो तो फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, और ऑब्वियसली पी बी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। एक्सट्रीम केसेस में वो 1 हो जाती है, बट जनरल केसेस के लिए उसे ओपन इंटरवल ऑफ 0 to 1 होना चाहिए। और दूसरे केसेस में पी ऑफ बी बाय ए जो है वो फॉर्मूला सिमेट्रिकली ऐसा हो जाता है, और इस बार ए गिवन है तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ कि नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल जो है वो दिया हुआ है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप कर लेते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, शो दैट और एग्जामिन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इसको करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप पी ए अलग से निकालें, पी बी अलग से निकालें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, और फिर निकालें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, पी ए इंटू पी बी के, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये पहला मेथड है। और दूसरा जो मेथड है वो है कि ए की आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें, और अगर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की प्योर प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाती है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। या आप पी ऑफ बी बाय ए निकालें, और अगर वो पी बी के इक्वल आ जाता है तो ए और बी जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। याद रख लेना दोस्तों, 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। लेकिन अगर 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो पहले हमारे को ये चेक करना पड़ेगा कि वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। यानी अगर आपको कहा जाता है शो दैट ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, तो आप पहले पी ए और पी बी चेक करोगे, पी बी और पी सी चेक करोगे, और पी सी और फिर पी ए, यानी पेयर वाइज चेकिंग करोगे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आ सकता है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहां शुरू हो जाता है एक 6 मार्कर जिसे हम बेस थ्योरम के हेल्प से करते हैं। बेस थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं तो इनको बार बार पढ़ना चाहिए। 6 मार्कर यूजुअली आ जाता है। आप समझें कि पेपर में बहुत जल्दी मत मचाएं। 6 मार्कर में आप 10 से 12 मिनट लगा सकते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को 1 बार 2 बार पढ़ें, और फिर जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालते हुए आप क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेस थ्योरम जो है वो मल्टीपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड है, मल्टीपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पर। यानी आपको इसमें सबसे पहले तो कुछ प्योर इवेंट्स ढूंढने पड़ते हैं, और जब प्योर इवेंट्स आप ढूंढ लेते हैं तो वो एग्जॉस्टिव बनाते हैं चीज़ों को, जैसे मैं अभी पहले बोल रहा था। यानी उनकी वजह से जो आंसर है वो 1 आ जाता है उनके यूनियन की वजह से। और फिर एक रिलेटेड इवेंट होता है जो सबसे रिलेटेड होता है, और आप उनकी क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हो। ए की प्रोबेबिलिटी E1 के प्रेजेंस में, ए की प्रोबेबिलिटी E2 के प्रेजेंस में, लाइक दिस। और फिर आप क्या करते हो कि क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है कि आपको अब ए गिवन है और बताइए E1 या E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाता है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से आ जाता है। और जब अगर आप इसको एक्सपैंड करना सीख लोगे, ये प्योर प्रोबेबिलिटी है, और ये सब चीज़ें आपने क्वेश्चन से निकाल ली होंगी। और ए जो है वो E1 से भी रिलेटेड है, ए जो है वो E2 से भी रिलेटेड है।
तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस प्रकार से आप देख पाओगे और बन गया। देखिए सिर्फ बात करते करते हमने बेस थ्योरम जो है वो डिराइव कर ली है। आप इस पे ज़रूर क्वेश्चन करना, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अ पर्सन इज़ लाइंग, और बताएं कि उसने जो बोला है और इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आपको आपने करे होंगे और नहीं करे प्रैक्टिस, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस कि जिसमें एक क्वेश्चन है जहाँ अ पर्सन रिपोर्ट्स दैट देयर इज़ अ 6, that there is a 6, so actually there is a 6। तो यहाँ बड़ा ये जो है वियर्ड साउंड करता है, बट आप क्वेश्चन करेंगे तो बेस थ्योरम के थ्रू इसको क्रैक कर सकते हैं। योगा वाला क्वेश्चन है, योगा एंड हार्ट अटैक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके अलावा गेस कर रहा है, नोज द आंसर, द पर्सन गेसेस एंड नोज द आंसर एंड कॉपीज, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली फिर वो चेस्ट एक्सरे वाली जब बात हो रही है, या HIV वाली बात हो रही है, या पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम TB, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ले चलूँ टाटा नगर वाला क्वेश्चन और कैलकाटा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर लास्ट में बोला जाए, अ कार्ड इज़ लॉस्ट एंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको करने पड़ेंगे। इससे जो चांसेस हैं 6 मार्कों को क्रैक करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही ये पार्ट ख़त्म होता है, लास्ट के जो 2 पार्ट्स हैं वो बहुत आसान है। आइए मैं आपको बता दूं कि 5th पार्ट क्या है। पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ने ये बेस थ्योरम तक कर लिया है, तो आगे जो है समझ लो एक वापसी है और बहुत आसान है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपने, और इसमें इन्वॉल्व होता है एक वेरिएबल कैपिटल X, जिसको कि रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल हम लोग बोलते हैं। मैं जल्दी जल्दी से लिख रहा हूं तो प्लीज़ राइटिंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए कि जो रैंडम वेरिएबल है वो सिलेक्टिव वैल्यूज़ लेता है और फिर हम इवेंचुअली एक टेबल बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ x1, x2 और xn है, तो फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखिए इन प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है, इन सब का जो सम है वो 1 आना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो माना जाएगा। और ये करने के बाद इसमें आता है मीन और एक्सपेक्टेशन, जिसको निकालना बहुत आसान है। ये मैं 3 सिंबल्स लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं मैं अब फॉर्मूला इस तरह से। और उसके बाद आता है वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ x निकालने का फॉर्मूला है समेशन x स्क्वायर px माइनस x px द होल स्क्वायर, और इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। और फाइनली कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है, चांसेस कम होते हैं लेकिन ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो टाइप है जो हमें करना है वो है BPD, यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बर्नौलीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लास 11 में ज़्यादा नहीं करा तो बिल्कुल भी मत घबराइए। हमारा एक प्लेलिस्ट है क्लास 11 का बाइनोमियल, उसके बिगिनिंग का बस एक वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो ये बहुत आसान है, और ये जो रिलेटेड है ये रिलेटेड है इंडिपेंडेंट इवेंट से, क्योंकि इसमें जो एक प्रोबेबिलिटी शुरू में ले लेते हैं उसको फिक्स रखना पड़ता है। तो ये है BPD, यानी Q प्लस P रेज़ टू पावर n से बना हुआ है, और इसका आंसर कितना होता है 1। यानी इसमें भी 1 को ही डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है सिलेक्टिव ऑप्शंस लेते हुए। और इसका एक जनरल फॉर्मूला जो है वो मैं लिख देता हूँ NCR। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान टॉपिक है,
मतलब अगर एक बार आप प्रोबेबिलिटी कर लें तो ये आपका फेवरेट बनने वाला है जो आखिरी टॉपिक है, और इसमें सभी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अ पर्सन टेक्स द 11 स्टेप, अ पर्सन इज टेकिंग 11 स्टेप्स। अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैं फिर से बोल दूं, शायद तीसरी बार बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। अ पर्सन इज टेकिंग 11 स्टेप्स, या फिर हर्डल वाला क्वेश्चन है कि पर्सन हैज़ टू क्रॉस 10 हर्डल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट तो बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्टली, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि दैट थर्ड 6 इज ऑब्टेन्ड ऑन द 6th थ्रो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करिए और प्रोबेबिलिटी में आप पक्का एक्सेल कर जाओगे। और हाँ, जब ये आप कंप्लीट कर लोगे तो इस पर वापस आके कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको सपोर्ट करना दूसरों के लिए, यानी दूसरों को फॉरवर्ड करके, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड बच्चों, अच्छे से करना। बाय।